हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश कुमार गुप्ता एंड यू आर वाचिंग एनजी फिजिक्स क्लासेस। कल हम लोगों ने लास्ट व्हीटस्टोन ब्रिज तक कंप्लीट किया था। आज उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज के बाद जस्ट जो अगला न्यूमेरिकल आपको दिया है वो ये क्वेश्चन दिया है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, और इसके साथ साथ वो ये भी जानना चाहता है कि यहाँ पर बैटरी से कितना करंट ड्रॉ किया जा रहा है। तो हम लोग दोनों क्वेश्चनों को वन बाय वन देखेंगे। कभी भी अगर आपको इस टाइप की सिचुएशन दिख जाए तो आपको ये चेक करना होगा कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं है, क्योंकि हमने व्हीटस्टोन ब्रिज में इसी टाइप का फिगर देखा था और हमें ये मालूम है कि जब भी कोई व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होता है तो ऐसी सिचुएशन में P/Q बराबर R/S होता है। तो जब हमने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा था तो इसे P माना था, इसे Q, इसे R, इसे S। तो सबसे पहले चेक करते हैं ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं है। तो हम ये जानते हैं बैलेंसिंग कंडीशन में P/Q बराबर R/S होता है। P हमारे पास 3 है, Q हमारे पास 5 है, R हमारे पास 9 है और S हमारे पास 15 है। 3 3 से 9, 3 5 से 15, 3/5 इज इक्वल टू 3/5। इट मीन्स दिस इज अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। और अगर ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो जाहिर सी बात है 2 ओम के रेजिस्टेंस से कोई करंट पास नहीं होगा। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसी सिचुएशन में 2 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो सर्किट में काम नहीं करेगा, यानी कि इसका होना ना होना एक बराबर है। तो फाइनली हम लोग क्या कर देंगे, इसे हटा देंगे, क्योंकि हमको यहाँ पर पता चल रहा है कि ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। और ऐसी सिचुएशन में हम लोगों ने कल पढ़ा था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो फार्मूला होता है दैट इज RAB इज इक्वल टू P+Q इंटू R+S अपॉन P+Q प्लस R+S। मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर P की वैल्यू कितनी है 3 और Q की वैल्यू 5, तो P+Q कितना हो जाएगा यहाँ पर 8। ऐसे ही R+S करूँगा तो 9 + 15 24 अपॉन 8 + 24, तो 8 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 24 + 8 32, 8 4 = 32, 4 6 = 24। तो ये रेजिस्टेंस हमारा आ गया A और B के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 6 ओम। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पा रहे हैं। अगला वो मुझसे पूछ रहा है इस बैटरी द्वारा कितना करंट ड्रॉ किया जा रहा है। तो मैंने पढ़ा था I बराबर V/R। यहाँ पर R RAB से डिनोट कर रहे हैं हम लोग, है ना, RAB। वोल्टेज हमको उसने दिया है 3 वोल्ट। RAB की वैल्यू हमारे पास 6, 3 1 = 3, 3 2 = 6, 1/2 बोले तो 0.5 एम्पियर। तो ये हमारा दूसरा आंसर होता है। क्लियर? उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। फटाफट इसे नोट डाउन कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं। अगला जो न्यूमेरिकल है, कल मैंने जो कराया था उसके बाद जो अगला न्यूमेरिकल है वो ये है। और इस क्वेश्चन में वो पट्टा हमसे ये कह रहा है कि अगर ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, अगर नहीं, आई मीन वो कह रहा है, क्योंकि अगर का मतलब बदल जाता है थोड़ा सा, है ना, वो बोल रहा है दिस इज द बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। पट्टा कह रहा है, यूँ कह रहे हो कि ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो फिर x की वैल्यू बताए दो कितने होगी। गॉट द क्वेश्चन एवरीवन? ही इज टेलिंग यू दिस इज द बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। गॉट द क्वेश्चन? लिसन एवरीवन, मुझे मालूम है व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप का डिजाइन दिख रहा है। व्हीटस्टोन ब्रिज में आप लोग, मैंने सुना है इसे P से डिनोट करते थे, करते थे नहीं करते थे? अच्छा, ये 2 आइटम ने थोड़ा सा सर में दर्द कर रहे हैं, लेकिन 2 की वजह 1 होते तो या पूरे अपन का मानते ला रहे, क्यों मानते नहीं मानते? क्या का मानते? बोलो शाबाश, मैं मर जाऊं कसम से। क्लियर? तो यहां तक अगर बात समझ में आ गई है तो ध्यान से सुनिएगा आप लोग। ये समझ जाते हो ना? अकॉर्डिंग, हाँ वेरी गुड, बच्चा तो तुम अच्छे, ऐसी बात रहने। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन the given figure is balanced Wheatstone bridge, balanced Wheatstone bridge, शॉर्ट में लिख दिया मैंने WSB। आपको भी आदत होनी चाहिए, कई बार बोर्ड एग्जाम में भी WSB लिख के आ जाता है, तो आप पता पड़नी चाहिए कहाँ है जी। क्लियर है? कहाँ है जी? जी हाँ, बैलेंस्ड को बोलेगा, बैलेंस्ड Wheatstone bridge। क्लियर? तो भैया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द गिवन फिगर इज बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, और अगर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है देन
P अपॉन Q वुड बी इक्वल टू द R अपॉन S। ऐसा पढ़ा है हमने? पढ़ा है नहीं पढ़ा है? P कितने हैं यहाँ में? 15। ठीक है, Q को अव्याल 2 मिनट बाद देखेंगे। R कितना है? 5। S कितना है? 10। धस को सुर में है मैं भैया, भैया कनपटी झूला है जाएगी जो भी है। अभी तू बोलेगा 4 लोग हंसेंगे, मैं तुम्हें थाप देंगे तो 4 लोग हंसेंगे। सही बता रहा हूँ? तो इसलिए अपना सेल्फ रिस्पेक्ट अपने हाथ में है, या तो बचा के रखेंगे उसकी धज्जियां उड़वाएं। क्लियर? आ जाओ। P हो गया, R हो गया, S हो गया। क्लियर? P हो गया, R हो गया, S हो गया। अब मुझे काय की वैल्यू और चाहिए? Q की। मुझे दिख रहा है Q बोले तो ये पूरी कहानी। बाय द वे ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं? और पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैंने फॉर्मूला पढ़ा था R1 R2 अपॉन, जी हाँ मेरे भाइयों, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। इसमें से एक R1 मैंने 60 मान लिया, R2 मैंने X मान लिया, तो मैं धद्दा हूं। तो Q की जगह मैंने कमीनो रख दिया, R1 60 है, R2 X है, फिर अपॉन 60 प्लस X। बोलो भैया 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई करना आपके बाएं हाथ का खेल है, आज तक नहीं खेला आपने। 15 2 जा, और जब पूरे को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कौन सी तोप चल जाएगी? जे को जे आ जाओ, नहीं आ जाओ। 30 1 जा 30, 32 जा आड़ा तो 30 को ठंडे आवत में 12 को सुना दोगे, 19 को ये शकल दिख रही है कमीनो। क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आ रही सभी को? तो फाइनली ये बेटा हमारा हुआ 1 इज इक्वल टू 2x अपॉन 60 प्लस एक्स। का हुआ को परेशानी? सबको बात समझ में आ रही है यहाँ तक? आगे बढ़ता हूँ, आगे मैं इधर कर रहा हूँ बेटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो इट बिकम 60 प्लस एक्स। 60 प्लस एक्स का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, इज इक्वल टू 2x। तो 60 इज इक्वल टू 2x, तो ये है गई जी एक्स जालंग ले आओ तो माइनस के एक्स। बोलो भैया, तो 60 इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स। तो x इज इक्वल टू फाइनली हमारा कितना आंसर आ गया? आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नोट इट डाउन फास्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं अब लोग। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, एक्सप्लेन द मीटर ब्रिज। क्लियर? ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग हेड्स, फिगर, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, प्रिकॉशंस, ऑब्जर्वेशन टेबल, ब्ला ब्ला ब्ला, काफी सारी चीजें पूछ रहा है आपसे, राइट? क्वेश्चन बाद में समझेंगे। पट्टा मोते यूं कह रहा हो कि मैं मीटर ब्रिज समझाऊं। कहाँ समझाऊं? सबको बोल रहा हूं 100% अटेंशन यहीं देना, ठीक है? क्लियर? नोट्स हैं आपके पास, नोट्सों को आप घर में भी पढ़ सकते हो। यहाँ पर पहले बोर्ड पे देखो, मैं पढ़ने के लिए टाइम देता हूँ ना आपको, तो उस टाइम पे आप उसे पढ़ना। क्लियर? क्योंकि निगाह हटी दुर्घटना घटी। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ बोर्ड की तरफ, कुछ नोट्स की तरफ, कुछ बोर्ड की तरफ, कुछ नोट्स की तरफ। समझ गए? तो ऐसे तो गड़बड़ होगी आपके साथ, राइट? एक तरफ फोकस रखें 100% वाला। क्लियर? करेंगे फोकस? चलो आ जाओ। व्हीटस्टोन ब्रिज कल आप लोगों ने पढ़ा था, और व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? किसी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास 3 नोन रेजिस्टेंस थे और एक अननोन रेजिस्टेंस था, और हमने 3 नोन रेजिस्टेंस की हेल्प से एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट की थी। तो मीटर ब्रिज को नहीं तोपना चला रहे, वही करते हैं। क्या करते हैं? मीटर ब्रिज से हम लोग अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। क्लियर? विद द हेल्प ऑफ मीटर ब्रिज we can calculate the value of unknown resistance and specific resistance also. Clear? यानी मीटर ब्रिज की हेल्प से हम किसी वायर का रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दोनों ही कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? कोई पूछे मीटर ब्रिज का क्या इस्तेमाल है, तो हम उसे बोलेंगे कि लाला मीटर ब्रिज से हम किसी वायर का रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ रही है सभी को? कोई दिक्कत? चलिए, अब कर तो सकते हैं, पर करेंगे कैसे? ऐसे ही। देखो, इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए लेंगे हम 2 प्लेट। क्या लेंगे? 2 प्लेट, और 2 L शेप की प्लेटें लेंगे। कैसी प्लेटें लेंगे बेटा? 2 L शेप की प्लेटें लेंगे। सभी लोग इधर रुको यार, प्लेट बाद में लेंगे 2 मिनट बाद। पहले मुझे एक बात बताओ, 1 रुपए की 3 टॉफी आती हैं, तो 4 रुपए की कितनी आएंगी?
समझ में आ रहा? 1 रुपए की 3 टॉफी तो 4 रुपए की 12। मैं तुम्हारी 12 बहुत अच्छे से समझ गया, मैं मन खुश है वो, मैं यूँ समझ लो 4 इंटू 3 बोल सकता हूँ। 1 रुपए की 3 टॉफी तो मैंने पूछा 4 रुपए की कितनी, तो 4 इंटू 3 यानी कि 12 आपका आंसर था। सही बोल रहा हूँ? 1 रुपया की x टॉफी, x 1 रुपए की x टॉफी तो 22 रुपए की कितनी टॉफी? समझ में आ गई? पक्का पक्का। अच्छा, लेट 1 सेंटीमीटर वायर रेजिस्टेंस, बताना आप लोग पहली है, लेट 1 सेंटीमीटर वायर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू x ओम। क्लियर? मैंने मान लिया 1 सेंटीमीटर लंबे वायर का रेजिस्टेंस कितना है? x ओम। जो बोर्ड पे मैंने लिखा है सभी को नजर आ रहा है प्रॉपर? हाँ, लेट 1 सेंटीमीटर वायर रेजिस्टेंस इज x ओम। एक मिनट दोबारा लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए। हाँ, लेट 1 सेंटीमीटर वायर रेजिस्टेंस, अब ठीक है, इज इक्वल टू x ओम। सीन क्लियर है? आप सबको नजर आ रहा है प्रॉपर? लेट 1 सेंटीमीटर वायर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू x ओम। तो बताओ मुझे L सेंटीमीटर वायर रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? कहा है गो LX ओम। क्लियर? जब 1 सेंटीमीटर, अरे 1 रुपया की 3 टॉफी तो 4 रुपया की 3 इंटू 4, 1 सेंटीमीटर लंबे वायर का रेजिस्टेंस x ओम है तो L सेंटीमीटर लंबे वायर का रेजिस्टेंस पक्का। अच्छा, तो जाए बताइए फिर, 1 सेंटीमीटर लंबे वायर का रेजिस्टेंस x ओम है तो 100 माइनस L सेंटीमीटर लंबे वायर का रेजिस्टेंस 100 माइनस L इंटू x ओम। क्या गलत कर दो मैंने लाला रे? कुछ गलत कर दो मैंने? ना करो तो चलूँ आगे। ये पहली मैंने जो समझाई आपको समझ में आई? अगर मैंने मान लिया 1 सेंटीमीटर लंबे वायर का रेजिस्टेंस x ओम है तो L सेंटीमीटर लंबे वायर का रेजिस्टेंस Lx ओम, 100 माइनस L सेंटीमीटर लंबे वायर का रेजिस्टेंस 100 माइनस Lx ओम। कैसे आई ये सब कहानी समझ में आई आपको? चलो ठीक है, तो अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। मीटर ब्रिज पूछ रहा है मुझसे, मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज में भैया कितनी प्लेटें होती हैं? मैंने बताया था अभी आपको। कैसे शेप की होती हैं? अच्छा, बता दिया था मैंने, सुन रहे थे तुम? गुड, बच्चा था तुम, अच्छे, ऐसी बात ना। तो इसमें 2 L शेप की प्लेटें होती हैं, ठीक है भैया? ये मैंने बनाया बेटा, एक प्लेट ये हो गई और एक प्लेट ये हो गई। 2 L शेप की प्लेटें हैं, ठीक है भैया? दिखाई दे रहा है सभी को? दोनों प्लेटें प्रॉपर नजर आ रही हैं? ओके। कैसे शेप की प्लेटें हैं? एक प्लेट होती है रेक्टेंगुलर प्लेट, वो मैंने ये लगा दी, दिख रही है सभी को? ये एक रेक्टेंगुलर प्लेट है। 2 प्लेटें यहाँ पर L शेप की हैं, एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, और तीनों ही प्लेट मालूम है काय की हैं? मालूम काय की हैं? पीतल की। हाँ, पीतल की। साइंस की लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं ब्रास की। क्लियर? ओके। ये तीनों प्लेटें जो हैं वो ब्रास की प्लेटें हैं। इसमें 2 प्लेटें L शेप की हैं और एक प्लेट रेक्टेंगुलर है। अब भाई पहुंचाऊंगा घर है तोते ही कह रहा हूँ, तोते। हाँ, भाषा समझ में आ रही? विपिन अपने पीछे वाले थे कह देने के, हाँ तोते ही कह रहा हूँ। इधर ऑन द बोर्ड गंदा बोलूंगा तो बुरा लगेगा, सेकंड्स में खेल हो जाएगा। हद मत कर। 2 L शेप की प्लेट है, एक रेक्टेंगुलर प्लेट है। काय की प्लेट है? ब्रास की। खड़ा है जा, जो पूछे जाओ बता जाइए, खड़ा रहे। क्या प्लेट है यहाँ में? क्या प्लेट है? काय की है? ब्रास की। L शेप की कितनी है और रेक्टेंगुलर कितने है? बैठ जा, बात मत करियो। यहां पर 2 गैप दिखाई दे रहे हैं, खाली स्थान, एक ये और एक ये। दिख रहे नहीं दिख रहे? दिख रहे। यहां पर मैंने 2 पेच अड़ा दिए हैं। क्या अड़ा दिए हैं? इस गैप को मैंने ए बी नाम दे दिया और इस गैप को मैंने नाम दे दिया सीडी। क्लियर? पहला गैप कौन सा है? हाँ जी, ए बी। और दूसरा गैप कौन सा है? सीडी। क्लियर? तो ए बी पहला गैप है, दूसरा गैप है सीडी। सीन क्लियर? यहां पर करते क्या है मीटर ब्रिज से? करते क्या है? हाँ, किसी वायर का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो जिस वायर का रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है वो वायर आपने यहां अड़ा दिया। क्लियर?
ये क्या है? अननोन रेजिस्टेंस, और इसी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सबको क्लियर है बेटा यहाँ तक? क्लियर? यानी हमें कुल मिला के यहाँ फिगर के हिसाब से काहे की वैल्यू निकालनी है? एक्स की, क्योंकि अननोन रेजिस्टेंस को आप यहाँ पर काहे से डिनोट कर रहे हो? एक्स से। आगे बढ़ूं? चलो अच्छी बात है। और ये जो आप देख रहे हो ना ए बी, यहाँ पर स्क्रूज लगे रहते हैं, पेच लगे रहते हैं, तो पेच से इन तारों को क्या कर देते हैं? कस देते हैं। स्क्रू टाइट होने चाहिए। क्लियर? सही बोल रहा हूँ ना? स्क्रू अगर ढीले पच जाएंगे तो क्या होगा? स्पार्किंग होगी, है ना? करंट का फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। हो जाते हो क्या? ना हो जाते? घर में पेच कर रहे हैं कि ढीले हैं? कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है? तो ये अननोन रेजिस्टेंस यहाँ पर x है। इसी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? आगे बढ़ूं? ओके। ये दूसरा जो गैप है बामे मैंने एक लगाया था, बढ़िया चक फर्स्ट क्लास, आरबी। आरबी बोले तो रेजिस्टेंस बॉक्स। क्या? अब कम आप हजिए, मैं रेजिस्टेंस बॉक्स ही ना जानता बहनों। तो बचपन में रील को बॉक्स देखो, रील को बॉक्स है घर में, जैसे किसी ने बोल दिया भैया ये पर्टिकुलर कलर का धागा ले आओ, यहाँ कहते तुम चले जाओ भैया दे दियो रे ने, तो वो भैया क्या करते एक डब्बा सा निकालते है, फिर मैचिंग खेलते हैं, कहते हाँ ये ठीक है ले जाओ। होता है कि नहीं होता? रील का जो बॉक्स है वो एक ऐसा बॉक्स है जिसमें अलग अलग कलर के रील्स होते हैं, जो भी आपको चाहिए वो दे देता है। ऐसा ही तो होता है। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ तुम्हारे घर में बांटन को डिब्बा है, बांटन को, बांट समझ तो? हाँ, भैंसन भाई नहीं, तौलवे वाले। अब बांटन को डिब्बा है तो वहां में का पपीता करो, बांट करे होंगे, तो रेजिस्टेंस बॉक्स में क्या होगा? हाँ, जिस प्रकार बांटों के बॉक्स में 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 250 ग्राम, 200 ग्राम अलग अलग प्रकार के बांट होते हैं, उनकी वैल्यू हमें पता होती है, वो वजन हमें पता होते हैं। इसी प्रकार बेटा रेजिस्टेंस बॉक्स में अलग अलग वायर्स होते हैं, अलग अलग रेजिस्टेंस होते हैं, जिनकी वैल्यू हमें पता होती है। समझ में आ रही है बात? क्लियर? तो रेजिस्टेंस बॉक्स में से मैंने एक R ओम का रेजिस्टेंस यहां से निकाल लिया। अब बताओ ये R नोन है या अननोन है? बताओ भैया। नोन है। भाषा समझ में आ रही है सभी को? दिस इज द नोन रेजिस्टेंस, दिस इज द अननोन रेजिस्टेंस। क्या हुआ? कोई परेशानी ना ने। आगे बढ़ते हैं, अगली बात पे आते हैं। पसीना नहीं, बस ऐसे ही रहेंगे, गेम के नियम तोड़ो। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक स्केल लगी हुई होती है। क्या लगी होती है बबुआ? स्केल, पैमाना। कौन सा माना? पैमाना। अब स्केल तो तुम बचपन से रोज देख रहे हो, ना पता तुमने आए नो कछुना ने। क्लियर? ये स्केल होती है ना ऐसे करके, ये स्केल, तो ये स्केल है। जहाँ में कहा है ये स्केल। इस स्केल की लंबाई 1 मीटर होती है। कितनी होती है? 1 मीटर। और इसी स्केल के सहारे से, इसी स्केल के अलोंग एक वायर लगा होता है। ये मैंने वायर तान दिया, इस वायर को मैंने नाम दे दिया AC। क्या नाम दे दिया? AC। इस वायर की लंबाई कितनी है बता सकता है कोई मुझे? हैं? 1 मीटर, क्योंकि स्केल जब 1 मीटर लंबी हो, भाई के सहारे थे वायर लगा होता, वायर 1 मीटर लंबाई तो भाव नहीं भाव पट्टा पूछेगा वाइवा में, प्रैक्टिकल होगा ना, एक्सटर्नल आएगा, पूछेगा कि कह रे फलाने मीटर ब्रिज को मीटर ब्रिज क्यों कहते हैं, तो बोलना कि इसमें जो वायर इस्तेमाल किया जाता है वो 1 मीटर का होता है, इसलिए हम लोग उसे मीटर ब्रिज कहते हैं। गॉट इट? चलो, 1 मीटर लंबा वायर है तो जागा मतलब वायर की लंबाई 100 सेंटीमीटर है। यस और नो? क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। बचपन से जानने आओ। यहाँ पर पॉइंट A और पॉइंट C के बीच में मैंने बेटा उठाकर यहाँ पर एक सेल लगा दिया और एक की लगा दी। सीन क्लियर है सभी को? और देखिए ये जो वायर है ना, AC वायर बोला था मैंने, ये जो वायर होता है या तो ये कॉन्स्टेंटेन का होता है। काय का होता है? कॉन्स्टेंटेन। कौन सा टंटेन? कॉन्स्टेंटेन। पूछता है वो मीटर ब्रिज में जो वायर होता है वो काय का होता है, तो उसको बोलना कॉन्स्टेंटेन का वायर होता है। या फिर हम लोग मैग्नीन का वायर भी ले सकते हैं। काय का वायर ले सकते हैं? मैग्नीन। ये अलॉयज हैं। को भैया हमारा होशियार बच्चा जाए यूँ नहीं सोचे ओ गलती से मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर मैग्नीज होगा, मैग्नीन नहीं होगा, तो कमीनों ये सही लिखो है, मैग्नीन नहीं है। क्लियर? तो कोई भी बेटा इसको मैग्नीज मत कर लेना। समझ में आ रही है मेरी बात? क्योंकि आपने मैग्नीन जैसा अभी तक कुछ सुना ही नहीं होगा। मैं आपको बता दूं,
कॉन्स्टेंटेन या मैग्नीन, ये क्या है? अलॉय है। अलॉय समझते हो? अलग अलग मेटल्स को मिलाकर जो बनता है, दैट इज नोन एज अलॉय। होप यू अंडरस्टैंड। यू अंडरस्टैंड गाइस? पूछता है कि भैया मीटर ब्रिज में जो वायर यूज किया जाता है, काय का वायर यूज किया जाता है? तो बोलना कॉन्स्टेंटेन या मैग्नीन अलॉय का किया जाता है। इसकी लंबाई कितनी होती है? 1 मीटर। 1 मीटर बोले तो 100 सेंटीमीटर। आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट है बी और यहां से एक वायर निकल के आता है, इसके साथ जुड़ा हुआ होता है गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर के साथ ये जो मैंने एरो टाइप का बनाया है, दिख रहा है आपको? इसको बोलते हैं जॉकी। क्या बोलते हैं इसे? जॉकी। इस पॉइंट को मैंने यहां पर नाम दे दिया डी। क्या नाम दे दिया? डी। जॉकी का काम क्या है? ध्यान से सुनेंगे। इस जॉकी को, ये जो वायर है कॉन्स्टेंटेन या मैग्नीन का जो वायर है, इस वायर के ऊपर इस जॉकी को स्लाइड किया जाता है। क्लियर? अब ध्यान रखना, स्लाइड में भी फर्क है। एक्चुअली स्लाइड का मतलब अपने को तो यही समझ में आता है कि जहां पे सरकाव जाते है, स्लाइड भी नहीं करते एक्चुअली। जैसे मैंने जॉकी को यहां रखा, हम क्या करने की कोशिश करते हैं वो समझना थोड़ा सा बेटा। यहां पर जी गैल्वेनोमीटर है, कल व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ाया था। गैल्वेनोमीटर का काम क्या है? करंट को जज करना, किसी सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मान के चलो मैंने जॉकी उठा के तार पे यहाँ दे दी और मैंने देखो गैल्वेनोमीटर में कांटा हिलेगो, तो जाकर मतलब क्या है? करंट बह रहा है। फिर मैंने तुरंत बनते हटा दो, तुरंत हटा दो बनते। फिर मैंने जॉकी को दूसरी जगह पे धर के देखी, वहां पे मैंने देखा फिर कांटो हिलेगो, मतलब क्या है? ऐसा में कब तक चलो जाऊंगा? तब तक कब तक चलो जाऊंगा जब तक कि गैल्वेनोमीटर में कांटो हाँ नहीं हिले। नहीं हिले जागो मतलब क्या है? करंट फ्लो। सेम व्हीटस्टोन ब्रिज में भी तो यही कर रहे थे। बैलेंसिंग कंडीशन में क्या हो रहा था? IG बराबर 0 था, गैल्वेनोमीटर में से पास होने वाला करंट 0 था। हमें यहाँ पर क्या करना है? जॉकी को इस वायर के ऊपर स्लाइड करना है, और तब तक स्लाइड करना है जब तक कि गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन 0 ना आ जाए। जहां पर भी गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन 0 आ जाएगा वहां पर मैं रुक जाऊंगा। समझ गए? तो सपोज करिए मैंने पॉइंट डी पे रखा और यहां पर गैल्वेनोमीटर में कांटा 0 पे आएगा। 0 पे आएगा जाकर मतलब इस सिचुएशन में यहां पर करंट नहीं बह रहा है, तो बस वहीं रुक गो। अब रुकने के बाद क्या कर लेंगे? तो भैया जहां रुक गो तो इस तार की लंबाई इस स्केल पे नाप सकता हूं। स्केल के सहारे से तार की लंबाई नप जाएगी। ए से लेके डी तक का वायर, मैंने मान लिया इस वायर की लंबाई L सेंटीमीटर है। कितनी है बेटा? पूरा कितने का? तो 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर, कुछ भी बोल दो। बोलो L सेंटीमीटर लेंथ पर हमने देखा गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। इस लेंथ को हम लोग बेटा बोलते हैं बैलेंसिंग लेंथ। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? या फिर लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर इन 0 डिफ्लेक्शन। बात एक ही है, लेंथ ऑफ द वायर इन 0 डिफ्लेक्शन, क्योंकि हमें गैल्वेनोमीटर में 0 ही तो लाना होता है। या फिर इसे ऐसे भी बोलते हैं, लेंथ ऑफ द वायर इन नल पोजीशन। नल समझते हो ना? 0 नल सेट पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना? तो लेंथ ऑफ द वायर इन नल पोजीशन, कुछ भी बोल सकते हो। बैलेंसिंग लेंथ भी बोल सकते हो, लेंथ ऑफ द वायर इन 0 डिफ्लेक्शन भी बोल सकते हो, या लेंथ ऑफ द वायर इन नल पोजीशन भी बोल सकते हो। अलग अलग टेक्स्ट बुक पढ़ोगे, किसी में कुछ लिखा होगा, किसी में कुछ लिखा होगा, भेजे में आना चाहिए। सीन क्लियर है यहाँ पर सभी को? बात समझ में आ रही है मेरी? आगे बढ़ू, आगे बढ़ता हूं। अब अगर ये L सेंटीमीटर है, पूरा 100 सेंटीमीटर है, तो है कोई माइकल लाल जो मुझे बता दे ये कितना होगा? देख लो, देख लो, मामा देख लो। तुमने पहले ही तुम देख के पहले बैठे थे कि मैं ही बोले हूँ। देखो है ना? नहीं देखा? पक्का पक्का। अच्छा, ये L सेंटीमीटर, तो ये 100 माइनस L सेंटीमीटर हुआ। मैंने मान लिया 1 सेंटीमीटर लंबे वायर का रेजिस्टेंस 100 में, तो L सेंटीमीटर लंबे वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा? समझ गए? तो लिख दूं, ये AD वायर का रेजिस्टेंस हो गया Lx ओम। तंत्र पढ़ रहा है? अच्छा, 100 माइनस L सेंटीमीटर लंबे वायर का रेजिस्टेंस, मैंने समझ में ही नहीं आ रही होगी, क्या कराए हुए चिपटे हैं। सीन क्लियर है? बात समझ में आई? अच्छा, काहे जब जौ की ये रमका रहे थे तुम जा पे? कब तक? अच्छा, जैसे ही गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 आ जाएगा वहां तुम रुक जाओगे, तो वहां बैलेंसिंग कंडीशन मिलेगी। अच्छा, तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज क्या क्या गया था पट्टा?
बाय द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंसिंग कंडीशन में क्या होता है? क्लियर? पूछेगा मीटर ब्रिज कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है, तो बोलना इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। समझ में आई बात? क्यों लिख रहे हैं अब ये पता चलेगा आपको। देखो कहाँ पढ़ रहा हूं, डिजाइन देख रहे हो? ये डिजाइन कम वक्त कुछ अलग डिजाइन नहीं है। कल मैंने जो व्हीटस्टोन ब्रिज आपको समझाया था ना परसों, वही फिगर है सेम। कंपैरिजन करवाता हूं आपको, ठीक है? देखिएगा ध्यान से सब लोग। जब मैंने आपको व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ाया था तो इस टाइप का पिक्चर बनाया था, अगर आपको याद हो तो। बोलो भैया, सीन क्लियर है सभी को? ऑनलाइन वालों दोनों फिगर को प्रॉपर देख पा रहे हो? कट तो नहीं रहा? चलिए अच्छी बात है। लुक एवरीवन, सेम है ये दोनों। पूछो क्या है? लिसन, मैंने लगाया बाय द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, राइट? थोड़ा सा हम कंपैरिजन करते हैं। देखो A पॉइंट, C पॉइंट, A और C के बीच में क्या जुड़ा हुआ है? सेल और की। देख रहे हो A0 C0, A और C के बीच में। सही है खेल? चलूँ आगे। पॉइंट B, पॉइंट D, B और D के बीच में गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है। पॉइंट B, पॉइंट D, गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है। हाँ हाँ A और B, इनके बीच में क्या जुड़ा है? रेजिस्टेंस तो सिर नहीं बताते हो कितने, यहाँ में तो बहुत सारे रेजिस्टेंस है। कौन सा है? P। A और B के बीच में क्या जुड़ा है? आगे तुम बताना, इसमें मैं इशारा करूंगा, बताना आपको है, ठीक है? यहाँ पर मुझे दिख रहा है A और B के बीच में जो रेजिस्टेंस जुड़ा है वो P है। इधर आ जाओ। A0 डिंग 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 डिंग, B0। बताओ इनके बीच में कौन सा रेजिस्टेंस जुड़ा है? तो P की जगह का तानना हूँ, समझ गए? आ जाओ। Q की बात करता हूँ। Q का के बीच में जुड़ा है? B और C के बीच में। खुद ही देखो, B0 डिंग 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 डिंग, समझ गए? देख के बोल रहे हो, समझ गए ना? आया R देखो, जहाँ का के बीच में जुड़ा है A और D के बीच में R जुड़ा है। जहाँ देखो A और D कहाँ है? अब यहाँ तो बड़ी दांत है, यहाँ तो मैं समझ में ना आ पा रहा हूँ। A0 D0, जहाँ में तो तार सो जुड़ो है, जहाँ में तो कोई रेजिस्टेंस ही ना दिख रहा। तो रेजिस्टेंस तो वायर को ही होता है। तो इतने AD वायर का रेजिस्टेंस निकाल तो चुके हो LX ओम। बोलो हाँ। तो R की जगह S नहीं किया मैंने रोक दिया, इसीलिए चुप करो। C और D के बीच में क्या जुड़ा हुआ है? C और D के बीच में S, C0 D0 कितना है? 100 माइनस, पक्का? अरे यार मेरे कच्चे चावल कर दो। X से X कट गया, X से X कट गया, नहीं कट गया? तो X बराबर तिहाई आएगी लाला रे RL अपॉन 100 माइनस L। R जालंग पहुंचा दो बस। क्लियर है? With the help of this formula we can calculate the value of unknown resistance X. Got it guys? समझ में आ रही? नहीं आ रही? क्लियर? तो मीटर ब्रिज की हेल्प से किस तरीके से हम लोग अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, आप तमाम हजरात समझ चुके होंगे। समझ चुके? नहीं समझ चुके? समझ चुके। आगे बढ़ जाऊं? अच्छी बात है। अब सुनिएगा ध्यान से। वैसे तो औकात नहीं है इससे ज़्यादा पूछने की, पर मैंने आपको बोला था मीटर ब्रिज की हेल्प से किसी वायर का रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट कर लेते हैं और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट कर लेते हैं। अब रेजिस्टेंस तो मैंने कैलकुलेट कर लिया, अब मुझे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और कैलकुलेट करना है। वैसे पूछता नहीं है, पर पूछ ले तो कोई मना भी नहीं है, समझ गया ना? फिर आपको आना चाहिए। अगर उसे पेपर कॉम्प्लिकेटेड बनाना है तो वो पूछ सकता है। तो मैं अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकालता हूँ। क्लियर? ये जो वायर है इसका रेजिस्टेंस आ गया है, अब मुझे इसी का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी निकालना है। पुराने पाप यहाँ निकाल दिए तो या चौकूटा सेम है, ठीक है? प्लॉट अपने पास एक छोटा है तामा रहे है ना। तो सुनिएगा सभी लोग ध्यान से। मैंने बचपन में आपको ये पढ़ाया था, अगर आप लोगों को याद हो तो। थोड़ा रफ वर्क इधर कर रहा हूँ। ये पढ़े थे अपन को, याद है? R बराबर रो L है।
आर बराबर रो एल अपॉन ए, पढ़े थे। अब मुझे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकालना है, यानी रो की वैल्यू निकालनी है, तो ए इधर आ जाएगा, एल नीचे आ जाएगा, तो रो बराबर क्या हो जाएगा, आर ए अपॉन एल। क्लियर है? तो जब लगा रहा हूँ, इस वायर का रेजिस्टेंस तो ये आ गया एक्स बराबर ये करके, है ना। अब मुझे यहाँ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकालना है, तो भैया मुझे मालूम है फॉर्मूला जो होते हैं, तो रो बराबर, अब मुझे यार रेजिस्टेंस चाहिए, रेजिस्टेंस तो आप जो निकाल चुके हैं इसका एक्स, बोला तो क्या लिख दूँ, एक्स ए अपॉन एल। सीन क्लियर है? क्या हुआ को परेशानी? और ज़्यादा बढ़ाता हूँ आगे, मैं तो गलो ही चला होगा, एक्स अपॉन, अब मुझे कहाँ चाहिए, ए, कहाँ चाहिए, ए। क्लियर? ए क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जैसे ये कंडक्टर है, देख पा रहे बेटा आप सब लोग, ये कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर में हम सब लोग ये जानते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये वाला होता है, ये और ये बता चुका हूँ ना सब, पहले बहुत डिटेल में बात कर चुका हूँ। और इसको अगर आप सामने से देखोगे तो ये क्या है, सर्कल शेप है, और सर्कल का एरिया हम लोग बचपन से जानते हैं, नहीं जानना है, क्या होता है एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल की जगह पाई आर स्क्वायर रख दिया, समझ गए। एक्स की वैल्यू ये रख ही दोगे, आर रेडियस है तो भैया स्केल से रेडियस नाप सकते हैं अपन लोग, एल लेंथ है, लेंथ नाप सकते हैं इसकी। समझ में आ रही है बात? वैसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कम पूछता है, पर मैंने आपको आपकी जानकारी के लिए बता दिया है। सीन क्लियर है यहाँ तक सभी को? यानी कुल मिला के आप लोगों ने ये देखा कि मीटर ब्रिज की हेल्प से हम किसी वायर का रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करते हैं, समझ में आई बात आपको? और सुनो, अब वो कह रहा है इसके लिए ऑब्जर्वेशन टेबल बनाओ। क्या बनाओ? ऑब्जर्वेशन टेबल। सभी लोग ध्यान से देखेंगे, ऑब्जर्वेशन टेबल बनानी है हमको। तो मुझे एक बात बताओगे का? तो बताइए, देखें कौन सा बता देगा मुँह पे। प्रैक्टिकल फाइल तुमने 9th-10th में बहुत बनाई होंगी, बिन में ऑब्जर्वेशन टेबल बनते हैं कि नहीं साइंस में, हैं? बनते हैं। अच्छा, तो आइए ने को कितने को बड़ा चूतिया हुए भाई जी जरूर मालूम होगी कि ऑब्जर्वेशन टेबल में सेकंड पहला कॉलम बनता है सीरियल नंबर। सही बोल रहा हूँ ना? जो सेकंड में पता हो तो है। क्लियर है? अब बताओ मुझे, अगर मैंने तुमसे ये बोला कि बेटा इस फॉर्मूले से x की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो तुम मुझे क्या मांगोगे, हैं? R मांगोगे और L मांगोगे। क्लियर? क्या मांगोगे? R मांगोगे और L मांगोगे। R चाहिए और L चाहिए। अगर मैं तुम्हें R और L दे दूं तो तुम कर लोगे नहीं कर लोगे? कर ले? ओके। तो ऑब्जर्वेशन टेबल में मैं क्या क्या मेंशन करना पड़ता है ध्यान से देखेंगे। पहला कॉलम सीरियल नंबर। अब मुझे में काका चाहिए, R चाहिए, L चाहिए, तो एक कॉलम में R लिख दे, एक कॉलम में L लिख दे। ठीक है? और जो तुम लिख देंगे तो फाइनली ये फार्मूला लगा देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। समझ गए मेरी बात को कि नहीं समझे? तो इस तरीके से ऑब्जर्वेशन टेबल बना देंगे। समझ में आई बात? जो बिल्कुल निराट चूतिया है, कम से कम ऐसे तो बना ही लेगो। पहला कॉलम सीरियल नंबर, जाकी वैल्यू निकालने के लिए काका चाहिए, R चाहिए, L चाहिए, तो R और L दे देंगे, अगले में फॉर्मूला दे देंगे, आंसर आ जाओ, नहीं आ जाओ। और जो थोड़ा बहुत भी अच्छा पढ़ते हैं बीजा टेबल इन्हें भरा देंगे। कैसे भरा देंगे? देखो, सीरियल नंबर R, तो यहाँ थोड़ी सी भाषा लिखेंगे तो और अच्छा लगेगा। R क्या है? रेजिस्टेंस अप्लाइड फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स में से आपने जितने ओम का रेजिस्टेंस लगाया है वो। क्लियर? तो R क्या है यहाँ पर बेटा? रेजिस्टेंस अप्लाइड फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स। L, तो मैंने अभी बताया था, इसके 2-3 नाम बताए थे। L को क्या बोलते थे? या तो बैलेंसिंग लेंथ, या फिर लेंथ ऑफ द वायर इन नल पोजीशन, या लेंथ ऑफ द वायर इन जीरो डिफ्लेक्शन। गॉट इट गाइस? क्लियर है? यहां तक बात समझ में आई? इसके बाद अगला इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है प्रिकॉशंस। क्या पूछ रहा है? प्रिकॉशंस को मैं अभी 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं। सबसे पहले हम लोग इतना पढ़ेंगे। क्लियर है? उसके बाद मैं प्रिकॉशंस पे आऊंगा। ठीक है? यहां तक सीन क्लियर है? पट्टा ने क्वेश्चन क्या पूछा है आप समझ में आएगा आपको, लेकिन पहले मुझे ये बताओ, आपने इसमें फिगर देखा, आपने इसमें डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला देखा, आपने इसमें ऑब्जर्वेशन टेबल देखी नहीं देखी? और अगला पूछ रहा है प्रिकॉशंस। तो प्रिकॉशंस मैं अभी बताऊंगा। तो लिसन एवरीवन, वो पूछेगा डिफाइन मीटर ब्रिज ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग हेड्स। नंबर 1 फिगर, तान दोगे? नंबर 2 डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। क्लियर? नंबर 3 ऑब्जर्वेशन टेबल, और नंबर 4
प्रिकॉशन, प्रिकॉशन में भी काफ़ी सारे प्रिकॉशंस होते हैं, वो एक दो प्रिकॉशन पूछता है, निपटा दो प्रिकॉशन लगे आप, फिर बाद में ही पढ़ लेना है ना। सुन लो प्रिकॉशंस भी सुन लो लगे आप। यहाँ तक बात सबको क्लियर है? अब प्रिकॉशन समझने के लिए मैं थोड़ा सा साइड में आता हूँ और कुछ अलग हट के बातें करते हैं, सब पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, राइट। अगर किसी वायर का लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बदल जाए तो उस वायर का रेजिस्टेंस बदल जाता है। पढ़ा था R बराबर रो एल अपॉन ए, लेंथ एरिया बदल जाता है तो रेजिस्टेंस बदल जाता है, बताया था। अगर किसी वायर का टेम्परेचर बढ़ जाए, किसी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो रेजिस्टेंस बदल जाता है, बताया था। RT बराबर R01 प्लस अल्फा टी, सारी चीज़ें पढ़ा चुका हूँ। यानी टेम्परेचर बदल जाने से रेजिस्टेंस बदल जाता है, लेंथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बदल जाए तो रेजिस्टेंस बदल जाता है। क्लियर है? तो सुनो, ध्यान से सुनिएगा। क्या निकाल रहे हो आप यहाँ पर? अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल रहे हो, एक्स की वैल्यू निकाल रहे हो, इसी फॉर्मूले से निकाल रहे हो। प्रिकॉशंस, ये अच्छा एक बात और, ये वायर काय का है बाय द वे? काय का वायर है? ब्रास है, रैपटे के मारे वाल। एक रैक आता तो सिर्फ भैया रैकेंगे, ब्रास ब्रास पागल से जाते हैं। काय का वायर है? कॉन्स्टेंटेन या मैग्नेट अलॉय का है, राइट। क्लियर? ये वायर, इसी वायर का शेप सिलेंड्रिकल शेप होता है। ये मैं थोड़ा दिखाने के लिए आपको दिखा रहा हूँ, समझ रहे हैं ना इसको? वायर सॉलिड होता है वो तो, ठीक है ना। अब ये वायर बहुत डेलिकेट होता है। अब तुम यो सोचो, जहाँ पे रगड़ रगड़ के चलाओ जॉकी है, यो रगड़ दो जहाँ पे। अभी आप देखना, इसका अभी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है। अब मैं जहाँ पे वायर रगड़ के चलाऊँ तो हो सकता है वायर बीच में से कहीं दचक जाए, पिचक जाए। समझ रहे हो ना मेरी बात को? समझ में आ रही है? अगर वायर दचक जाओ तो जाको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वही रहेगा या बदल जाओ? बदल जाओ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बदल जाओ तो रेजिस्टेंस बदल जाओगा। तो फिर इस फॉर्मूले से आप जो वैल्यू निकालोगे, क्या वो एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी, प्योर वैल्यू मिलेगी? नहीं मिलेगी, उसमें एरर प्रोड्यूस हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात? यानी कहने का तात्पर्य है कि जॉकी को तार पर ज़्यादा टाइटली प्रेस नहीं करना चाहिए। ज़्यादा टाइटली प्रेस करेंगे तो वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हर जगह सेम नहीं रहेगा, है ना, जिसकी वजह से आप जो अननोन रेजिस्टेंस निकाल रहे हो उसकी वैल्यू में एरर क्रिएट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है सभी को? सीन क्लियर है? दूसरा, मैंने बोला था जॉकी को टच किया तुरंत देगा, जीरो ना आ रहा तो तुरंत माते हटाए लो या सरकाओ? हटाए लो। क्यों हटाओ? सुनो, मान के चलो मैंने किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रखा, गैल्वेनोमीटर में जीरो नहीं आया। गैल्वेनोमीटर में जीरो ना हो जाको मतलब करंट बहेगो। अगर मैं सरकाता ही रहेंगो तो करंट बह जाओ तो तार कैसो है जाओ? गरम। तार गरम है जाओ तो जाको रेजिस्टेंस बदल जाओगे, फिर वो बढ़ जाओगे। समझ में आ रही है बात? और रेजिस्टेंस बढ़ जाओगे तो फिर यहाँ पर हमें जो वैल्यू मिलेगी वो एक्यूरेट मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। कहने का तात्पर्य ये है कि जॉकी को वायर के ऊपर लॉन्ग टाइम के लिए प्रेस नहीं करना चाहिए। लॉन्ग टाइम के लिए अगर आप प्रेस करोगे तो करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो वायर गर्म हो जाएगा, वायर गर्म हो जाएगा तो रेजिस्टेंस बदल जाएगा, जिसकी वजह से आप जो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल रहे हैं उसमें एरर क्रिएट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है सभी को? तो जॉकी को लॉन्ग टाइम के लिए वायर पे टच नहीं करना चाहिए। कहानी समझ में आ रही है? क्लियर है? आप तो ये मैंने रीज़न भी बताए हैं सारे, बाकी का एग्जाम में रीज़न अगर पूछ ही ले, एक एक दो नंबर के क्वेश्चन में पूछ ले तो फिर बताना भी पड़ेगा, राइट। अदरवाइज जहाँ तक इस क्वेश्चन का सवाल है उसने केवल प्रिकॉशन पूछा तो आप तो लिख दो कि जॉकी को ज़्यादा टाइटली प्रेस नहीं करना चाहिए और लॉन्ग टाइम के लिए प्रेस नहीं करना चाहिए। समझ में आ रही बात? तीसरा, मैं बातों में बता चुका था कि सारे स्क्रू टाइट होनी चाहिए। क्लियर? अगर यहाँ कहीं कार्बन वगैरह जमा हो गया है तो उसे सैंड पेपर से साफ कर देने चाहिए। सैंड पेपर समझते हो? हाँ, रेगमाल। घरन में पुताई होती है, पुराने पेंट खुच्चे हुए के लिए जो कागज यूज करते हैं रेगमाल कहते हैं भाई। रेगमाल को साइंस की लैंग्वेज में हम लोग सैंड पेपर बोलते हैं। कौन सा पेपर? हाँ, समझ गए? क्लियर है? रेतीला सा कागज होता है ना, लाके बताऊंगा को देना, यहाँ धरवा देंगे मड़वा के। तो यहाँ तक सीन क्लियर है सभी को? काउगे को परेशानी? लेसन क्वेश्चन, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, डिफाइन मीटर बेस ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग एक्ट्स। नंबर 1 फिगर, तो फिगर ड्रॉ कर देंगे। नंबर 2 डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, हो गया। नंबर 3 ऑब्जर्वेशन टेबल। नंबर 4 प्रिकॉशंस। क्लियर है? एक एक नंबर में आएगी, ये एक नंबर का, एक नंबर का ये, एक नंबर का ये, और एक नंबर की 2 ऑब्जर्वेशन। समझ में आई मेरी बात? क्लियर कर पाएंगे आप लोग? एक बार इसे देख लें। दुनिया भर की थ्योरी लिखी हुई है फिगर के बाद, वो थ्योरी अगर आप नहीं भी याद करेंगे तो चलेगा, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है वो थ्योरी में वही लिखा हुआ है जो फिगर में लिखा हुआ है, और जो इंसान फिगर बना सकता है वो थ्योरी
लिख सकता है। समझ में आ रही बात? तो थ्योरी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, बाकी का आप एक बार देख लें फटाफट, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ओके, आज के लिए पर्याप्त है, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।